Assalamu alaikum students, welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic Wheatstone Bridge. This is an important topic. तो आपको इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है. किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे. व्हीटस्टोन ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो लाइक अ ब्रिज जो है वो एक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको हम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, अ सर्किट यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, आप इसको इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या इसका यूज़ जो है वो भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. और ये जो है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये प्रिंसिपल भी हम आज डिस्कस करेंगे. उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन. ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन के ऊपर जो है वो वर्क करता है. प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है, या बैलेंसिंग कंडीशन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होती है कि ये हमारे पास दो कह लें कि पॉइंट्स हैं B और D, इनके दरमियान में हमने गलवानोमीटर जो है वो लगा दिया है. गलवानोमीटर को इस तरह से सेट करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो करंट है, वो आपके पास सेम रहे और इस सर्किट यानी कि इस गलवानोमीटर में से कोई करंट जो है वो पास ना करे. इक्वल अमाउंट में जब करंट पास करेगा, ठीक है, तो जो गलवानोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन. और आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो इसी के ऊपर बेस करता है. और ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है. यहाँ पे अगर 4 रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, R4, तो यहाँ से अगर हमें 3 रेजिस्टेंसेस का पता हो, उनकी वैल्यूज़ पता हो, तो चौथी रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत एक्यूरेटली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये इसकी आपने डेफिनेशन देखी, प्रिंसिपल देखा. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन में इसकी 4 रेजिस्टेंसेस हैं. ठीक है, R1, R2, R3, R4. उसके अलावा हमने एक गलवानोमीटर जोड़ा हुआ है. फिर हमने एक कह लें कि सोर्स से इसको जोड़ा हुआ है बैटरी के साथ, और एक स्विच जो है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया. इस तरह से हमने एक अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है. अब हमने करना क्या है, हमने जो इसके ऊपर किरचॉफ का सेकंड रूल है वो अप्लाई करना है. उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसके बारे में हमने ये भी जाना है कि हम किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं. किरचॉफ लूप रूल जो है वो किस तरह से इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे. यहाँ पे भी हम किरचॉफ सेकंड रूल ही अप्लाई करेंगे. किस तरह से करते हैं आपको पता है कि उसके मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हुए थे. सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसकी सर्किट डायग्राम जो है वो बनानी होती है, जैसा कि हमने बना ली है. फिर उसके बाद हमने जो लूप्स हैं वो डिसाइड करने होते हैं. ठीक है, इसमें हम लूप्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे. आप B भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, या आप AD B आप जो है वो आप लूप बना सकते हैं. यहाँ से C जो है ये एक लूप बन रहा है. ठीक है, और तीसरा लूप जो है आपके पास ADC और A, फिर से ये लूप बन रहे हैं. ठीक है, हमने दूसरा काम क्या करना होता है, हमने लूप्स बनाने होते हैं. तो लूप हमारे पास जो फर्स्ट लूप है हमारे पास लूप 1, वो हमारे पास क्या आएगा, आपकी बुक जो है आप बेशक उस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, फाइनल रिजल्ट के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसकी इक्वेशन के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, आप B A D और A लूप 1 जो है हमने ये जो है वो कंसीडर कर लिया.
उसके बाद हम लूप 2 कंसिडर करते हैं। वो हमारे पास क्या है, लूप 2 है जी सी बी डी सी। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं इस लूप को, यहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, जिस तरफ मर्जी से स्टार्ट कर लें। वो आपके पास क्या आएगा, सी बी डी और सी, ये आपके पास है वो सेकंड लूप आ गया। अब एक और लूप यहाँ पे बन रहा है, वो क्या है, ए डी सी और फिर से ए। लूप 3 आपके पास क्या आ रहा है जी, ए डी सी और ए। ये आपके पास जो है लूप्स बन रहे हैं इस सर्किट के अंदर। आपने देखा कि सेकंड स्टेप जो है हमने लूप जो है वो बनाने होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास होता है जिसमें हमने करंट लूप मेंशन करने होते हैं। जो हमने लूप्स बना लिए हैं उनके अंदर हमने करंट लूप्स जो हैं वो मेंशन करने होते हैं। यहाँ पे मैंने करंट लूप ये वाला मेंशन किया है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आपकी बुक फॉलो करती है कि जैसा लूप, जिस लूप को यहाँ पे लेना है, जिसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज लेंगे, दूसरे में भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमने यहाँ पे किरचॉफ रूल अप्लाई करते हुए इसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो उसके मुताबिक जो हमारे पास फर्स्ट लूप है वो क्या है, बी ए डी ए, ठीक है जी, बी ए डी ए, इसकी हम बात करने लगे हैं। तो इसको आपने अच्छे से देखना है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट I1 है और इस तरफ से आ रहा है, ये इसका हाई एंड होगा, ये इसका लो एंड होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, साथ में माइनस आएगा और I1 इंटू R1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट रजिस्टर के हाई से लो की तरफ जा रहा है तो हाई से लो जब जाएगा तो हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। इसमें एक करंट जो है I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ से इस लूप के अंदर एक करंट I3 भी फ्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, ठीक है। ये करंट यहाँ पे भी मैं शो कर देता हूँ, ये I1 है और इस डायरेक्शन से I3 आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये फिर से रजिस्टर है तो यहाँ पे माइनस आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे I1 माइनस I3, ठीक है जी, I1 माइनस I3 और R3, ठीक है जी। इसको भी हमने देख लिया। अब जो है जो करंट है वो I1 इस तरफ को फ्लो करेगा, ठीक है। चूँकि हमारे पास लूप ये है, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। यहाँ पे हमारे पास गलवानोमीटर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस हमने लिखा है कि RG है और यहाँ पे भी दो करंट फ़्लो कर रहे हैं। एक करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि I1 है, ठीक है, इस तरफ से। दूसरा ये कंबाइन हमारे पास कह लें कि गलवानोमीटर लगा हुआ है दोनों लूप के अंदर, इसमें दोनों करंट फ़्लो करेंगे, एक I1 और दूसरा इस लूप का करंट I2, ऊपर से नीचे I2, नीचे से ऊपर I1। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये भी एक रजिस्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम I1 माइनस I2 इंटू RG इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ओके, लूप 1 के लिए एक इक्वेशन हमारे पास जो है वो आ गई। नेक्स्ट हम लूप 2 के लिए देखते हैं कि लूप 2 के लिए हमने C B D A कंसिडर किया हुआ है। आपकी बुक वाले ने जिस तरह से भी इस लूप को लिया हो अब उस तरह से फॉलो कर लें, इस तरह से फॉलो कर लें, फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं कि C से B तक करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, और रजिस्टर क्या है R2 और हाई से लो जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, और नीचे से भी आ रहा था करंट यहाँ पे I1, लेकिन हमने पहले कौन सा लेना है, जिस लूप की हम बात कर रहे हैं हमने पहले वो वाला करंट लेना है। तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये I1 है, और यहाँ पे भी I1। ओके, अब ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, ये I2 करंट है जो सेकंड लूप के लिए ऊपर से नीचे का फ्लो कर रहा है, और यहाँ से भी एक करंट आपको पता है कि I1 आ रहा था, जिसको हमने I1 और इसकी रेजिस्टेंस RG थी। अब जो करंट है वो फ्लो करेगा D से C की तरफ, और करंट कौन सा फ्लो करेगा, एक तो I2 है, यहाँ पे I2 भी है, और दूसरा I3 भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस, चूँकि रजिस्टर है हाई से लो, तो I2 माइनस I3 इंटू कौन सी रजिस्टेंस है, R4, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन डी, ठीक है जी। ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे इन लूप्स की निकालनी है। अब हम जो है इनको सिंपलीफाई करेंगे, इनकी कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ नल कंडीशन पे, तो उसका मतलब ये है कि ये जो करंट है इस तरफ से आ रहा और इस तरफ से करंट जो जा रहा है, उनकी जो क्वांटिटी है कि उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। जब मैग्नीट्यूड सेम होगी तो यहाँ पे जो नेट करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि I1 जो है उसको I2 के इक्वल होना चाहिए, और इसको मैं सिंपल I का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। I1 जो है चूँकि I2 के इक्वल है, फिर ही ये नल कंडीशन हम अचीव करेंगे ना, कि I1 जितना है उतना ही I2 होगा, दोनों करंट सेम होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो गलवानोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसको सिंपली मैंने I का नाम दे दिया है। अब बारी बारी इन इक्वेशन में पुट करते हैं। I1 I2 की जगह सिंपली I पुट कर दें, I इंटू R1 माइनस I1 की जगह I माइनस I3, ठीक है जी, और R3 माइनस I1 की जगह भी I2 की जगह भी I आ जाएगा, ठीक है, और RG इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास कह लो कि डी इक्वेशन आ गई है, सॉरी C। ओके, अब फिर से यही वाली कंडीशन जो है ये बी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। I2 की जगह भी हमने क्या पुट करना है, I, और R2 वैसे ही माइनस I2 की जगह भी I, और I1 की जगह भी I माइनस I इंटू RG माइनस I2 की जगह I, और I3 वैसे ही आएगा, और ये हमारे पास आ गया R4 इंटू ये डी इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि I1 माइनस I माइनस I ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से भी I माइनस I ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। I माइनस I सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, हमारे पास जो इक्वेशन है वो बच जाएगी माइनस I R1 इंटू माइनस I माइनस I3 इंटू R3, ठीक है। अब ऐसा करें कि ये जो हमारे पास बचती है ये वाली इक्वेशन, ये माइनस है, जो अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। मैं जस्ट इसको इसी साइड पे रहने दिया है, ये वाली नेगेटिव वाली साइड दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ई इक्वेशन का। इसी तरह से मैं इसको देखता हूँ, ये भी माइनस I R2, ये भी यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इसको भी I माइनस I3 इंटू R4, और इसको मैं इक्वेशन नंबर F का नाम दे देता हूँ, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ई और इक्वेशन एफ को डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड इक्वेशन ई एंड एफ, ठीक है जी। तो क्या होगा, माइनस आई R1 ओवर इसके बटे में ये वाली आएगी माइनस आई R2 इज इक्वल टू आई माइनस I3 इंटू R3 और आई माइनस I3 इंटू R4, ठीक है जी। ये इक्वेशन थी, इनको मैंने क्या कर दिया है, सिंपली डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से जो माइनस आई है ये माइनस आई के साथ कट जाएगा, आई माइनस I3 के साथ आई माइनस I3 कट जाएगा, और हमारे पास सिंपली जो है वो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अब इस रिज़ल्ट से आप इस सर्किट में मौजूद किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बेशक यहाँ पे R1 अननोन हो, R2 अननोन हो, R3 अननोन हो, R4 अननोन हो, तो इनमें से कोई एक भी रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन हो तो यहाँ पे आप पुट करके उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे R4 जो है वो अननोन है, तो मैं क्या करूँगा, R4 की जगह RX लिख लूँगा जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। ये R1 ओवर R2 वैसे ही आ जाएगा, और R3 उधर डिवाइड हो रहा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। ये कह लें कि इस तरफ चला जाएगा, इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है जी। तो हम करेंगे सिंपली, चलें आप ऐसा कर लें कि R4 आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये R3 उधर रहेगा, ये दूसरी तरफ आएंगी ये वाली वैल्यू, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये R2 ओवर R1 हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपकी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको RX रख लें, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 को अगर फाइंड करना है तो R2 उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। R2 को फाइंड करना है तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। तो ये इसका प्रिंसिपल था, डेफिनेशन थी, कंस्ट्रक्शन थी और वर्किंग थी, और किस तरह से इसके ऊपर हमने किरचॉफ लूप रूल जो है उसको अप्लाई किया है, उससे हमने अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड की है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।